नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में PGCL IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए एक पेपर है जो कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के नाम से ये पेपर हुआ था 2018 में। डेट थी 14/11/2018। तो आज की इस क्लास में अपन इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वैसे अभी करंट के अंदर भी PGCL की वैकेंसी आई हुई है, तो जो भी बच्चे उस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनको पता लगेगा कि PGCL में IT वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें पेपर का लेवल क्या रहता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी लेवल की अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सको। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसमें टोटल टेक्निकल की अगर अपन बात करें तो टोटल 120 प्रश्न पूछे गए हैं, जिस हिसाब से कि अभी करंट की वैकेंसी है सेम एग्जाम पैटर्न अभी वाले नोटिफिकेशन में है। और उसके बाद में इसमें देखें तो नॉन टेक्निकल की भी 50% पूछे गए हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन टेक्निकल वाले जो 120% हैं उनमें से आधा पेपर यानी कि 60% देखने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो लगभग आधा घंटे के आसपास में हो, इसे बड़ा नहीं हो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के अपन 60% उनको देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे पेपर ये रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा आपको इसके माध्यम से हेल्प मिलेगी अगर आप अभी इस जो करंट के अंदर वैकेंसी चल रही है इसमें फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ना। चलिए एक एक करके अपन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न आ रहा है, विद्युत से लगी आग का शमन केवल द्वारा ही किया जाता है, यानी कि विद्युत से जो आग लगती है ना उसको किसके द्वारा रोकते हैं अपन, है ना। तो उसके बारे में पूछा गया। अग्निशामक यंत्र के बारे में पूछा गया, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है, उससे अपन विद्युत से लगी आग होती है उसका शमन करते हैं, उसको खत्म करते हैं। फोम प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है तो ये दरों के अंदर जो आग लगती है ना उसको खत्म करते हैं। जल के प्रयोग से अपन क्या करते हैं, जो क्लास ए प्रकार की जो आग होती है ना उसको अपन खत्म करते हैं, उसका शमन करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे अपन चलते हैं। लोहे प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी कि मूविंग आयरन प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो कौन सी सप्लाई पे काम करते हैं, तो वो AC और DC दोनों सप्लाई पे काम करते हैं। दूसरा आपका PMMC प्रकार का होता है, PMMC प्रकार का होता है जो कि केवल और केवल DC सप्लाई पे काम करता है। इसके बारे में भी आगे एक प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो सीधी सी बात है, सभी बच्चों को पता ही होगा इसके बारे में। तो जो होता है प्रतिरोध होता है, ये धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है या फिर विरोध करता है। अगला प्रश्न देखिए, 10 HP की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर के लिए प्रेरण मोटर प्रारंभक यानी कि कौन सा स्टार्टर इसके लिए अपन उपयोग करेंगे उसके बारे में पूछा गया। देखिए इंडक्शन मोटर के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। पहला जो अपना स्टार्टर होता है दोस्तों वो होता है DOL प्रकार का स्टार्टर, है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जिसको बोला जाता है, जिसको अपन 5 HP तक की मोटर के लिए काम में लेते हैं। दूसरा जो अपना स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा प्रकार का स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा प्रकार का होता है जो कि 5 से लेकर के 25 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और तीसरे प्रकार का जो होता है वो होता है अपना ऑटो ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्रकार का स्टार्टर होता है जो कि 25 HP से ज़्यादा की जो भी मोटरें होती है उनको चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो 10 HP वाला किस रेंज के अंतर्गत आ रहा है आप देख ही सकते हो, स्टार डेल्टा प्रकार के स्टार्टर का इसके लिए अपन उपयोग करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च है, यानी कि परिपथ में क्या चीज होने की वजह से किसी लोड को अपन बंद करते हैं, जैसे कि स्विच को ऑफ करते हैं तो वहां पे चिंगारी उत्पन्न होती है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है प्रेरकत्व है, यानी कि कोई भी इंडक्टर होता है ना उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, 1/2 Li/2, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर होती है जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्पार्किंग उत्पन्न होती है ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने यानी कि कंड्यूट पाइप वायरिंग जो होती है ना उसका दूसरा नाम इन्होंने पूछा है, तो दूसरा नाम यही है इसका, कंड्यूट वायरिंग या फिर केसिंग गैपिंग कंसील्ड वायरिंग इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक CRO में स्क्रीन का यहाँ पे स्विप समय इन्होंने दे रखा है 5 मिली सेकेंड यहाँ पे देकर, उसके बाद में साउट टू फ्रीक्वेंसी इन्होंने पूछी है। नॉर्मल जो टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है ना वही फॉर्मूला अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम के हिसाब से। देखें तो टाइम इन्होंने कितना बता रखा है, 1/मिली सेकेंड इन्होंने बता रखा है, तो 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 10⁻³ यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1000/10 आ जाएगा। तो अपना आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 100 हर्ट्ज, है ना, तो ये राइट आंसर होगा इसका 100 हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा विस्तार के लिए प्रतिरोध को
में एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित करते हैं। इसका पूछने का मतलब ये है कि एमीटर की रेंज अगर बढ़ाती है और वोल्ट मीटर की रेंज अपन बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध को अपन किस प्रकार से लगाते हैं। तो देखिए एमीटर की रेंज, एम्पियर मीटर जो होता है ना, यानी कि एमीटर जो होता है उसकी अगर अपने को रेंज बढ़ानी है ना तो उसके समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे? समांतर में। और उस समांतर में लगे प्रतिरोध को अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन शंट बोलेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से वोल्ट मीटर है ना, उसकी अगर अपने को रेंज बढ़ानी है तो उसके श्रेणी क्रम में कहाँ पे लगाएंगे? उसकी श्रेणी में प्रतिरोध लगाएंगे, उसको अपन बोलेंगे मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर। प्लायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है पहले भी। देखिए एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन किसके रूप में किया जाता है? तो एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स के रूप में मापा जाता है। उसके बाद देखिए 132 केवी संचरण ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का उपयोग करते हैं? तो इंसुलेटर के बारे में इन्होंने पूछा है। एग्जाम के अंदर कोई भी पर्सन एक लैंग्वेज समझ नहीं आता है तो लैंग्वेज चेंज करके देख लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो वर्ड उसी लैंग्वेज के अंदर आपने कभी पढ़ा नहीं होता है और लैंग्वेज जैसे ही चेंज कर दी तो वो पर्सन आपको आ जाता है। लैंग्वेज चेंज करके चेक करना चाहिए। 132 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें इंसुलेटर कौन सा उपयोग में रहते हैं? देखिए सेकल टाइप का जो इंसुलेटर होता है ना, इस प्रकार का एक खड़ा इंसुलेटर होता है, तो जहां पर भी लाइन एंड होती है तो उसमें से तार निकाल करके अपन बांध देते हैं, या फिर इसका उपयोग वहां पे करते हैं जहां से लाइन टर्न होती है। ठीक है, तो वो होता है सेकल प्रकार का। पिन प्रकार का जो इंसुलेटर होता है ये आपका 33 केवी तक की लाइन के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। डिस्क प्रकार का जो होता है 33 केवी से बड़ी जो भी लाइन होती है उनके लिए अपन डिस्क प्रकार का काम में लेते हैं। प्रत्येक डिस्क आपकी 11 केवी वोल्टेज के लिए काम करती है। प्रश्न क्या देखिए, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल आवृत्ति के लिए किया जाता है, यानी कि पीएमसी प्रकार की मीटर का उपयोग अपन केवल और केवल डीसी सप्लाई पे करते हैं। ये मैंने आपको पहले पिछले वाले प्रश्न के अंदर बताई है। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। 3 प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति को यानी कि 3 फेज सप्लाई है की सहायता से 2 प्रावस्थाओं यानी कि 2 फेज में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यानी कि ये पूछ रहा है कि 3 फेज वाली सप्लाई है ना, उसको अपने को 2 फेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल है? तो स्कॉट संयोजन जो होता है उसके द्वारा अपन ये करते हैं। और दूसरी चीज एक होता है वीवी संयोजन। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वीवी संयोजन क्या करती है? इसका उल्टा करता है, यानी कि 2 फेज की जो सप्लाई है उससे अगर अपने को 3 फेज की सप्लाई लेनी है तो वीवी संयोजन अपन इसमें काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग खोल देते हैं या फिर 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर अपन काम में लेते हैं। तो जो फुल लोड होता है ना उसकी तुलना में अपने को जो पावर प्राप्त होती है 57.7% प्राप्त होती है वीवी संयोजन के केस में ना, या फिर अपन बोले 1/√3। ठीक है, ये शक्ति अपने को प्राप्त होगी वीवी संयोजन में, टोटल शक्ति की। उसके बाद देखिए भूमि रिसाव यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है ना को भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा नाम इन्होंने पूछा। तो एक होता है आपका RCCB यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसका पहला ही आंसर होगा। या फिर इसका दूसरा नाम एक RCD भी होता है ना, रेजिडुअल सर्किट डिवाइस। चलिए प्रश्न नंबर आप देखिए 14। अब केंद्रीय स्विच अधिकतम गति के प्रयोजित होता है, यानी कि मान लीजिए कि सिंगल फेज कोई मोटर है तो उसमें अपन जो अपकेंद्रीय स्विच लगाते हैं तो वो कब ओपन होता है? तो ये इसमें पूछा गया। तो 75% जैसे ही मोटर गति पकड़ लेगी टोटल स्पीड का तो वो ऑफ हो जाएगा। और ये सहायक वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? सहायक वाइंडिंग के सीरीज में, सहायक वाइंडिंग के सीरीज में अपन लगाएंगे। पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? पिन वाइज एक डिवाइस होती है, तो पिन प्रकार की छोटी वस्तुएं होती है ना, उनको पकड़ने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक त्रिप्रावस्था स्क्वारल केज प्रेरण मोटर को के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार होता है स्क्वारल केज मोटर। तो उसको स्टार्ट करने के लिए अपन कौन से स्टार्टर उपयोग में ले सकते हैं? देखिए DOL भी काम में ले सकते हैं, स्टार डेल्टा भी अपन उसके लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध आरंभक है ये अपन काम में नहीं ले सकते क्योंकि इसको एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। स्टार्टर के जो आर्मेचर होता है उसके सीरीज में अपन रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये अपन इसके अंदर प्रयोग में नहीं ले सकते। हालांकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, इसके लिए अपन ये काम में ले सकते हैं। उसके बाद शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज में लेते हैं? तो होता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि सूत्र की बात करें तो सॉरी NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। एक वैद्युताग्रह इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान होता है। ये बैटरी वाला आपका जो चैप्टर है ना वहां से ये प्रश्न आया हुआ है।
जब अपन एक मटेरियल पे दूसरे मटेरियल की परत चढ़ानी होती है ना, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं भी 2 इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल होता है वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे अपने को चढ़ाना होता है। तो एक इलेक्ट्रोड से कितना मटेरियल दूसरे इलेक्ट्रोड पे चढ़ा है, तो इसको ज्ञात करने के लिए एक नियम है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये है द्रव्यमान की मात्रा जो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे चढ़ी, ये है रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। और उसके बाद में I इंटू टी, धारा इंटू समय, ठीक है। ये हो गया धारा का परिमाण, ठीक है, धारा का परिमाण टोटल धारा, और ये होगा रासायनिक तुल्यांक, इन दोनों के समानुपाती है। ये जो टोटल जो दूसरे इलेक्ट्रोड पे मटेरियल जाने वाला है वो, ठीक है, विद्युत के परिमाण के समानुपाती और विद्युत रसायन के समतुल्य। एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है, तो सीरीज सर्किट में तो धारा एक ही दिशा में जाएगी, पैरेलल सर्किट में जितनी ब्रांचेज होगी उसमें धारा डिवाइड हो जाएगी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किसी भी संस्थापन के घरेलू परिपथ शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर पाठ्यांक रीडिंग क्या होगी। यानी कि इन्होंने पूछा कोई शॉर्ट सर्किट है तो उस दशा में मेगर से अपन टेस्टिंग करते तो मेगर की रीडिंग क्या आनी चाहिए। देखिए मेगर की रीडिंग 0 से लेकर के अनंत तक होती है, ठीक है। मेगर अपनी को क्या दर्शाता है, रेजिस्टेंस दर्शाता है। अगर शॉर्ट सर्किट है तो उस दशा के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, तो मेगर की रीडिंग आएगी 0, ठीक है। और अगर ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट अनंत होगा, तो उस दशा में मेगर की रीडिंग आएगी अनंत, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, मुख्य क्षेत्र प्रवाह यानी कि फ्लक्स पर आर्मेचर प्रवाह के प्रभाव को क्या कहा जाता है। यानी कि मुख्य क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है ना, उस पर आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लक्स का क्या जो प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसके 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, जैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया की वजह से एक क्रॉस चुंबकन होता है, दूसरा वी चुंबकन होता है। सौरद्वीप के लिए किस प्रकार के अपन बल्ब प्रयोग में लेते हैं, ये प्रश्न है, तो इस एलईडी बल्ब ही अपन काम में लेंगे क्योंकि ये कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। CRO का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये तो आप सबको पता ही है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। हिंदी में भी याद रखना, ऋणाग्र किरण दोलनदर्शी होता है इसका नाम। अगला प्रश्न देखिए, तरंग परिवेष्टन यानी कि वेव वाइंडिंग में ए के समांतर कितने पथ होते हैं, तो वेव वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, A बराबर 2 होता है, A बराबर 2 होता है, ये हो जाएगा। और लेप वाइंडिंग में A बराबर P होता है, यानी कि जितने पोल होंगे उतने इसके अंदर पाथ होंगे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर का अपन मिक्सर के अंदर उपयोग में लेते हैं, जो कि AC सप्लाई पर भी काम करती है और DC सप्लाई पर भी काम करती है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, किट कैट फ्यूज किससे निर्मित होते हैं, तो चीनी मिट्टी के होते हैं, जिसको पोर्सिलेन भी बोला जाता है। और उसके बाद देखिए परिणामित ट्रांसफॉर्मर के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर के द्वारा अपन किसके मान को परिवर्तन करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर आवृत्ति को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। शक्ति गुणांक हमेशा ये लोड पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। पावर को ये कभी भी चेंज नहीं करता, ये वोल्टेज को चेंज करता है। हालांकि धारा के मान में जब परिवर्तन होता है तो करंट के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, और वोल्टेज कम होगा तो धारा बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर आपका 4 होने वाला है। वही टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन ए लाइन टेस्ट, तो लाइन टेस्ट में अपन नियॉन बल्ब का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, AC वाइंडिंग में 4 ध्रुव वाली मोटर में यहाँ पे खांचों की संख्या दे रखी है 24 है, तो इन्होंने पोल पिच का मान पूछा है। तो पोल पिच की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है स्लॉट के अंदर अपन भाग देंगे पोल का, है ना, स्लॉट के अंदर पोल का भाग देंगे, तो 24 में पोल की संख्या यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है, तो इसका जो आंसर है ये आपका आ जाएगा, पोल आ जाएगी इसके अंदर 6। अगला प्रश्न देखिए, LT केबल के रोधन का परीक्षण, यानी कि LT केबल का इंसुलेशन अपने को टेस्ट करना है, तो कितने वोल्टेज अपन करेंगे। LT जो केबल होती है वो 1000 वोल्टेज तक अपन काम में लेते हैं। जब अपन इसके इंसुलेशन का टेस्ट करेंगे तो 1100 वोल्टेज उसके लिए अप्लाई करेंगे। प्रेरण मोटर्स में प्रतिशत अंतर यानी कि स्लिप की सीमा कितनी होती है। देखिए स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है ना, ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर लिखी रहती है वो तो होती है आपकी 3% से लेकर के 5% तक। कितनी होती है, 3 से 5 तक। लेकिन इसके आसपास में जो वैल्यू दे रखी है ना, इस प्रश्न में 1 से 5 ही दे रखी है। तो कहीं तो एग्जाम के अंदर आता है 2% से लेकर के 5% तक, कहीं पे जैसे कि अभी आप देख रहे हो 1 से लेकर के 5 दे दिया, कहीं पे आपको 3% से लेकर के 5% भी आ सकता है। तो वो आपको देखना है भी ऑप्शन के अंदर इन वैल्यू में से किसके नज़दीक है, तो वो वैल्यू अपने को टिक करनी है। उसके बाद डिश धारा यानी कि डीसी मोटर स्टार्टर्स के कितने प्रकार होते हैं, तो डीसी मोटर के अंदर 3 प्रकार के स्टार्टर अपन काम में रहती है। 2 पोल स्टार्टर होते हैं, 3 पोल स्टार्टर होता है और 4 पोल स्टार्टर होते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, द करंट कोइल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन, यानी कि एनर्जी मीटर की जो करंट कोइल होती है उसको अपन किस पे लपेटते हैं ना, दो कोइल होती है एनर्जी मीटर में। देखो कुछ इस हिसाब से उसका डायग्राम होता है, वैसे तो सॉरी इस हिसाब से होता है, ठीक है। तो जो इसकी मेन जो वाइंडिंग होती है ना, सॉरी एक मिनट, इस हिसाब से होता है। जो प्रेशर कॉइल होती है ना, जो वोल्टेज वाली कॉइल होती है, ये तो लगेगी आपकी एक मिडल वाले सिंगल लिम्ब पे, एक ही लिम्ब पे लगेगी, इसको डिवाइड नहीं करती है। और जो करंट वाली कॉइल होगी ना, ये जो दोनों लिम्ब है ना, इन पे आधी आधी लगाएंगे, यानी कि दो लिम्ब पे इसको डिवाइड करके लगाएंगे और इसके अंदर टर्न्स की संख्या होगी दोनों के अंदर आधी आधी होगी, ठीक है। ये करंट कॉइल है, ये वोल्टेज कॉइल है जिसको अपन प्रेशर कॉइल के नाम से भी जानती है। तो बोथ लिम्ब्स ऑफ द लेमिनेटेड कोर विद सेम नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाइए, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज वही टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि पीटी किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, तो ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, दूसरी सीटी होती है तो वो स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। वायुमंडल की भौतिक स्थिति है, स्वाहक की सतह की स्थिति है, और उसके बाद स्वाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी के उत्पाद के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इन चीज़ों से कौन सी चीज़ निम्नलिखित में से जो प्रभावित होती है वो होता है कोरोना इफेक्ट है, ठीक है। त्वचा प्रभाव भी होता है, लेकिन ये केवल और केवल स्वाहक की जो स्थिति होती है, जो सतह होती है ना, उसी पर डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, स्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ये छत वाला जो पंखा है या फिर टेबल जो फैन होता है, सीलिंग फैन और टेबल फैन में अपन कौन से मोटर काम में लेंगे, स्थायी संधारित्र मोटर। उसके बाद में ड्रिल मशीन है, तो इसके लिए अपन कौन सी मोटर काम में लेंगे, ड्रिल मशीन के अंदर लेंगे यूनिवर्सल मोटर इसके लिए काम में लेंगे। वॉशिंग मशीन के लिए भी अपन यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं, और ग्राइंडर के लिए भी अपन ने पीछे देखा ही है, मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट शून्य के आसपास में होता है, तो शून्य के आसपास में होता है मैग्नीन का, ठीक है। इसीलिए अपन जो शंट और मल्टीप्लायर बनाते हैं ना, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, तो अपन मैग्नीज का ही अपन उपयोग में लेते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो शून्य के आसपास में होता है। 3 फेज प्रेरण मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए अपन 3 फेज की प्रेरण मोटर होती है उसमें डबल केज प्रकार का रोटर काम में लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का एक भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है स्क्वायरल केज मोटर का। देखिए शाफ्ट भी होती है, रोटर भी होता है, स्टेटर भी होता है, लेकिन ब्रूसेज नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर होती है ना, इसमें स्लिप होती ही नहीं है, तो स्लिप नहीं है तो अपने को ब्रूसेज का भी कोई काम नहीं है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी ना, उसमें स्लिप भी लगी रहेगी और कार्बन ब्रूसेज भी लगे रहेंगे, और ये चीज़ें तो उसके अंदर भी होगी। कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्शन सिस्टम के लिए अपन लेंगे दिष्ट धारा श्रेणी मोटर को काम में लेंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है। उसके बाद में 41 देखिए, द रेंज ऑफ एन एमीटर में बी एक्सटेंडेड बाय द यूज ऑफ, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया शंट इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाती है उसको शंट बोला जाता है। तांबे की परमाणु संख्या इन्होंने पूछ रखी है, तो स्टैंडर्ड आंसर है 29। 43 देखिए, एकल प्रावस्था प्रेरण मोटर के लिए अपकेंद्री स्विच के साथ संयोजित होता है, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो अपकेंद्री स्विच किसके साथ में जोड़ते हैं, मैंने पहले भी आपको बताई है। प्रारंभिक वाइंडिंग के सीरीज में अपन लगाते हैं, जो कि 75% तक काम करता है, उसके बाद में वो वाइंडिंग को अलग कर देगा। सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का उपयोग करते हैं, तो पाइप अर्थिंग का और प्लेट अर्थिंग का, भारत में 2 प्रकार की अर्थिंग का उपयोग करते हैं। 45 देखिए, सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्री है, तो सबको पता ही है, ये आपकी अर्धचालक सामग्री ना, सेमीकंडक्टर है। लेड अम्ल बैटरी के एक सेल की आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज, यानी कि लेड अम्ल बैटरी की वोल्टेज के बारे में पूछा है, तो इसका जो वोल्टेज रेंज होती है ना, 2.2 वोल्टेज से लेकर के 2.5 वोल्टेज होता है जब बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके आसपास में केवल 2 वोल्टेज आपको यहाँ पे रेंज मिल रही है। उसके बाद 47 प्रश्न नंबर देखिए, 3 प्रावस्था वाले एक तेल प्रचित्तित शक्ति परिणामी तरह, यानी कि आपका हो गया ऑयल कूलिंग एक पावर ट्रांसफॉर्मर है,
आपका उपकरण संरक्षक यानी कि आपका कंजर्वेटर है, और उसके बाद ब्रीदर है, उसके बाद वेंट है और बकोल रिले है उपकरण है। यानी कि ये किस प्रकार के उपकरण है, तो ये सारे के सारे रक्षात्मक उपकरण है, या फिर अपन इनको सुरक्षात्मक उपकरण भी बोल सकती है। डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है, तो डीसी मोटर की अपने को घूमने की डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो अपने क्या करना होगा, फील्ड या फिर आर्मेचर दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन यानी कि जो संयोजन है उनको विपरीत करने की जरूरत पड़ेगी, दोनों के एक साथ में चेंज नहीं करने हैं। तुल्यकालिक मोटर की एन यानी कि गति का फॉर्मूला 120 F/P होता है, सबको पता ही है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, द्विपत्ति स्विचों का प्रयोग किया जाता है। सीढ़ियों की जो अपनी सीढ़ियों के जो स्विच होते हैं ना, उसमें जिनको स्टेयर केस बोलते हैं, जीने के परिपथ भी अपन बोलते हैं, तो उसके लिए उपयोग में लेते हैं। उसका अगला है, बैटरी आवश्यक चार्ज करने के लिए किस प्रकार के डिश धारा जनरेटर का अपन उपयोग करेंगे, तो शंट जनरेटर का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये अपने को एक स्थिर यानी कि कांस्टेंट प्रकार का वोल्टेज देते हैं, और बैटरी को चार्ज करने के लिए कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है। शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये प्रश्न पीछे भी है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया और वहाँ पे पीछे नाम दिया था। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर किस के नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो कौन सी नियम के काम करता है प्रत्यावर्तक, यानी कि अल्टरनेटर फैराडे के नियम पे काम करेगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। उपमार्ग परिपथ यानी कि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। देखिए शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है ना, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है ये तो लगभग 1 ओम या फिर इससे कम होता है। सीरीज वाली जो वाइंडिंग होती है इसको अपन मोटे तार से अपन बनाते हैं, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है। और ये जो वाइंडिंग होती है ना शंट वाइंडिंग, इसको पतले तार से अपन बनाते हैं, तो इसका प्रतिरोध होता है वो इन सबसे ही ज़्यादा होता है ना। तो प्रतिरोध होता है शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध सीरीज और आर्मेचर से अधिक होता है। 56 देखिए, डिश धारा यानी कि डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा किया गया कार्य है। तो डीसी मोटर में अपन स्टार्टर क्यों लगाते हैं, स्टार्टिंग में जो धारा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में डीसी मोटर जब स्टार्ट होती है ना तो बैक ईएमएफ होता है ये बहुत कम होता है, ये शून्य के आसपास में होता है, ठीक है। तो बाद में जब मोटर गति पकड़ लेती है तो बैक ईएमएफ उसके अंदर जनरेट हो जाते हैं, तो बाद में चाहे स्टार्टर निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के दौरान ये स्टार्टर होता है वो धारा को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, जल गर्म करने का साधन गीजर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, के सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये ऊष्मा के प्रभाव पे काम करती है। उसके बाद यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण कैसे करते हैं, यूनिवर्सल मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए अपन टेपिंग करती है, टेपिंग को कम और ज़्यादा करके करते हैं तो फ्लक्स का मान चेंज हो जाता है ना उससे। तो टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेशनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन यानी कि फ्लक्स को बढ़ाव घटाव करके है ना टेपिंग कर देंगे, उसके अंदर इस प्रकार की टेपिंग होगी, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, वही ऑप्शन रिप्रेजेंट दी करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर है, यानी कि एक अच्छा इंसुलेटर है तो उसकी विशेषता क्या होगी, तो उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी और हाई रेजिस्टेंस होगा, यानी कि उच्च प्रतिरोध और उच्च पेरा विद्युत सामर्थ्य एक अच्छे इंसुलेटर की पहचान होती है, विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 60 देख लीजिए, 3 फेज धारावाही लाइन के एक सहायक यानी कि तार है या फिर लाइन है पर बैठी चिड़िया, उसके साथ में क्या होगा, तो अपन ने सामान्य जीवन में बहुत बार देखा है, एक तार पे जब चिड़िया बैठी होती है तो वो सुरक्षित होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है जब तक कि वो एक तार पे बैठी है और वो दूसरे न्यूट्रल के साथ में संपर्क में नहीं आए, या फिर एक तार में बैठी है और अर्थ के साथ में संपर्क में नहीं आए, या फिर एक तार पे बैठी है और दूसरे तार के संपर्क में नहीं आए, यानी कि एक फेज पर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वो एक फेज के साथ में अर्थ है, न्यूट्रल है, या फिर दूसरे फेज के टच में नहीं आने चाहिए। तो ये चीज़ें अपन ने आज की इस क्लास के अंदर पार्ट 1 देखा है इसका, जिसके अंदर टोटल अपन ने इसके 60% देखिए। अगले क्लास के अंदर अपन इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। वैसे अपन देखें तो इसका जो लेवल है वो इजी है, न्यूमेरिकल वगैरह तो बहुत कम है, जो है वो भी सिंपल फॉर्मूलों पे आधार है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करना, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे पेपर आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।